नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति महोदय जी के विषय में पढ़ा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में के रूप में पढ़ा। भारत में जो है कार्यपालिका के दो रूप हमने देखे, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। तो भारत में जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां जो होती है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है, और नाम मात्र की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका शक्तियां, वो राष्ट्रपति के पास में होती है। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण, ताकतवर और प्रमुख होता है, जबकि अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हमने अनुच्छेद 53 पढ़ा है कि 53 में क्या बोला है, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, परंतु समस्त शक्तियां जो होती है प्रधानमंत्री वो उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। मंत्रिपरिषद की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 74 में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। क्या लिखा है, हम और डिटेल में यदि देखें तो राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बात क्लियर हो गया। 74 क्या दिया है, राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होगा प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बाद में हम 42वां संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें यह स्पष्ट हो गया कि मंत्रिपरिषद के परामर्श को स्वीकार करें। राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श को स्वीकार करें। क्लियर हो गया, तो बाध्य है। कुल मिला के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। वो उसकी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन फिर उसे उनको मानना ही होता है। तो बात क्लियर हो गई। 74। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 में क्या दिया है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है, और इतना उल्लेख किया गया है कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और प्रधानमंत्री की सलाह से पूरी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, उपराष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हमारा उत्तर होगा मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जितने भी मंत्री होते हैं इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। कोई ऐसा भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य न हो उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर ही अंदर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक है, और यदि 6 महीने के अंदर वो सदस्यता नहीं ले पाता है तो फिर वो मंत्री पद पर नहीं रह सकता। बात क्लियर हो गई। प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद का कोई अन्य मंत्री भी बन सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ना तो लोकसभा का सदस्य हो
और ना ही राज्यसभा का सदस्य हो, फिर भी उसे प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, मंत्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर ही अंदर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होता है। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पॉइंट नोट करना है एकदम, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि संसद के किसी भी सदन के उस सदस्य को जिसे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदस्यता के अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है, मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा, वो मंत्री भी बना नहीं रह सकता। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर यदि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, तो वो मंत्री पद पर भी नहीं बना रह सकता है। यदि हमने ये पढ़ा कि जो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री पद हेतु आमंत्रित करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अनिवार्यतः बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन यदि किसी भी दल का बहुमत न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। किसी ऐसे दल के प्रमुख को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो राष्ट्रपति की नजर में लोकसभा में विश्वास मत हासिल कर सके, विश्वास मत हासिल कर सके। तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 क्या योग्यता है प्रधानमंत्री के पद की? तो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर न हो, संसद का सदस्य हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। बात एकदम क्लियर है भाई। लोकसभा का जो सदस्य होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, जो लोकसभा सदस्य की योग्यताएं होगी वही प्रधानमंत्री की होती है। शपथ की बात करें हम तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करता है, राष्ट्रपति महोदय उसे शपथ ग्रहण कराते हैं और राष्ट्रपति महोदय को ही प्रधानमंत्री महोदय जी त्याग पत्र भी सौंपते हैं। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली, जिसे रेस कोर्स भी कहा जाता है, जिसे रेस कोर्स भी कहा जाता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय कहां पर है? लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली, जिसे रेस कोर्स भी कहते हैं। अब प्रधानमंत्री के क्या कार्य है? बड़ा सरल सा है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। तो सबसे पहले तो मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, लेकिन राष्ट्र प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के सिफारिश पर, सलाह पर नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा, मंत्रिपरिषद में कितने विभाग है और उन विभागों को, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, रक्षा विभाग है, आर्थिक मामले है, तो ये अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति करना या विभागों का आवंटन करना, बंटवारा करना, ये प्रधानमंत्री का कार्य है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, देखो लोकसभा की अध्यक्षता अलग है, लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति करते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लेकिन जहां मंत्रिपरिषद की बात आती है तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। फिर मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य करना, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी का कार्य करना। जहां अनुच्छेद 74 में हम मंत्रिपरिषद की बात कर रहे थे,
तो मंत्रिपरिषद की यदि हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और उप मंत्री भी होते हैं, सचिव भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इसमें मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। तो तीनों प्रकार के मंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद बनता है। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री होता है, वो कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है, ये मंत्रिमंडल कहलाता है। तो मंत्रिमंडल आकार में छोटा लेकिन बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, अर्थात यही सरकार कहलाता है, यही पूरे काम करता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है वो मंत्रिमंडल कहलाता है। अब अनुच्छेद 2003 सन 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो अभी 545 सदस्य हैं, तो 15 पंजे 75, 80 लगभग इतने मंत्री हो सकते हैं, है ना? तो कितना प्रतिशत? 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। कब की बात कर रहे हैं हम? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अब मंत्रियों की श्रेणियां यदि बोले तो हमने तीन प्रकार के मंत्री बोले थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो कैबिनेट मंत्री अर्थात कैबिनेट मंत्री अर्थात विभाग के प्रमुख होते हैं, विभाग के प्रमुख होते हैं। तो संविधान में मंत्रियों का विभिन्न पंक्तियों में वर्गीकरण किया है। उसमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने और भाग लेने का अधिकार है। कैबिनेट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। कैबिनेट शब्द पहली बार कब? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कैबिनेट शब्द का उपयोग किया है। तो कैबिनेट मंत्री जो प्रमुख होते हैं और इसे मंत्रिमंडल कहते हैं, और विभागों के ये प्रमुख होते हैं। फिर दूसरा है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करता। जब उसके विभाग से संबंधित कोई विषय मंत्रिमंडल की कार्यसूची में होता है तो उसे बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और राज्य मंत्री की बात करें, तीसरा है राज्य मंत्री, तो इसके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। इसके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, यह कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है। तो कैबिनेट मंत्री मतलब विभाग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते, बल्कि कोई विभाग से संबंधित कोई कार्यसूची इन्हें दे दी जाती है, स्वतंत्र प्रभार है इनका, ठीक। और राज्य मंत्री किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार तो नहीं होता, ये कैबिनेट मंत्री के अधीन ये काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री के अधीन ये काम करते हैं। मंत्रियों का कार्यकाल, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या अन्य मंत्रियों की बात करें, अनुच्छेद 75 में होगा। 75 में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, और अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर आसीन रहते हैं। हमने पहले बताया मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से राष्ट्रपति की इच्छा का अभिप्राय किसकी इच्छा होगा? प्रधानमंत्री की इच्छा। राष्ट्रपति की इच्छा का अभिप्राय किसकी इच्छा? प्रधानमंत्री की इच्छा होगा। यदि कोई मंत्री अयोग्य सिद्ध हो अथवा वो प्रधानमंत्री की नीतियों से सहमत न हो तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकता है या त्यागपत्र मांग सकता है। प्रधानमंत्री यदि किसी मंत्री से खुश न हो या वो मंत्री अयोग्य हो
या प्रधानमंत्री की नीतियों से वो सहमत न हो, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं या नहीं देने पर उसे देने के लिए विवश कर सकते हैं। या फिर भी यदि वो त्यागपत्र न दे तो राष्ट्रपति से बोलकर उसे बर्खास्त भी करवा सकते हैं। राष्ट्रपति से बोलकर भी बर्खास्त करवा सकते हैं। तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 75(2). अनुच्छेद 75(2) क्या है कि कोई भी मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, लेकिन ये राष्ट्रपति की इच्छा नहीं, वास्तव में प्रधानमंत्री की इच्छा होती है। और यदि कोई मंत्री अयोग्य है या प्रधानमंत्री की नीतियों से असंतुष्ट है तो प्रधानमंत्री उनसे त्याग पत्र मांगने के लिए विवश कर सकते हैं, और यदि वो नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति इसके माध्यम से बर्खास्त भी करवा सकते हैं। ठीक है, 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व। ये क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3). ये हमारे पीपीटी में तो ये पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन नोट अवश्य करें। इसे नोट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको एक मेरा जब वीडियो देखते हैं तो कॉपी पास में होना चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए और समझते जाना है और लिखते जाना है। और ऐसा काम करेंगे तो ही सार्थक पहल का जो उद्देश्य होगा वो सफल होगा। अभी रात के 11:30 बजे है और मैं ये पीपीटी बना रहा हूं, तो सोच सकते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल की यह संवैधानिक बाध्यता है कि लोकसभा का विश्वास खोते ही शीघ्र त्यागपत्र दे दे। पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, चाहे मंत्री राज्यसभा के भी क्यों न हो। राज्यसभा का कोई सदस्य और उसे भी यदि मंत्री बनाया गया है तो भी उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्लियर एकदम। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब अविश्वास प्रस्ताव की बात करें। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो भी संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ये एक मंत्री नहीं देगा, संपूर्ण मंत्रिमंडल को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसलिए तो बोला गया है कि मंत्रिमंडल एक साथ डूबता है और एक साथ तैरता है। मित्रों, बात तो समझ में आ रही होगी मेरे कि मंत्रिमंडल एक साथ डूबता है और एक साथ तैरता है। ये प्रावधान कायम है अनुच्छेद 75(3) में है, 3 में है। अब मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियां, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियां। तो प्रधानमंत्री जो है वास्तव में जितने भी कार्य करते हैं मंत्रिमंडल के माध्यम से करते हैं। तो मंत्रिमंडल के कार्य अर्थात प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य अर्थात मंत्री परिषद के कार्य। तो राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल युद्ध और शांति दोनों ही स्थितियों में निर्णय ले सकता है। मंत्रिमंडल युद्ध और शांति दोनों ही स्थितियों में निर्णय लेता है। कानून निर्माण का कार्य मंत्रिमंडल की इच्छा पर ही निर्भर करता है। कानून निर्माण का कार्य मंत्रिपरिषद की इच्छा पर ही निर्भर करता है। विधि निर्माण में संसद का नेतृत्व करना, विधि निर्माण में संसद का नेतृत्व करना। संसद में अधिकांश विधेयक मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जो विधेयक जो है मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन बना है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। तो मंत्री द्वारा जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक। लोकसभा के विघटन की शक्ति, कानूनी तौर पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, परंतु राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। लोकसभा को विघटित करना मंत्रिमंडल की सलाह पर। अध्यादेश जारी करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा अनुच्छेद 123। जिसने नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाकर वो राष्ट्रपति वाला वीडियो हमारा देख ले, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है।
लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। क्लियर हो गया? ये मंत्री परिषद के कार्य, मंत्री परिषद के कार्य। अब अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78, और इसमें हमने पढ़ा है राष्ट्रपति को सूचना देना। राष्ट्रपति को सूचना देना, तो राष्ट्रपति को लोकहित से संबंधित मामलों, राष्ट्रपति को लोकहित से संबंधित मामलों में पीएम से सूचना मांग सकता है, जिसे पीएम देने के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 78 में तो यही प्रावधान है कि राष्ट्रपति लोकहित से संबंधित मामलों में पीएम से सूचना मांग सकता है और पीएम ये सूचना देने के लिए बाध्य है। अगली कंडिका, यदि पीएम ने यदि ऐसी कोई सूचना नहीं दी है तो फिर क्या होगा? तो 78(1) स्पष्ट या लिखेंगे कॉपी में अपनी। ऐसा नहीं कि जो मैंने पीपीटी में लिखा है उतना ही लिखेंगे। मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ, कम लिखता हूँ, लेकिन बताता जाता हूँ, तो आपको ज्यादा समझना है, ज्यादा नोट भी करना है। तो अनुच्छेद 78(1) केंद्र सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित विधेयकों की जानकारी मांग सकते हैं राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री ये देने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री ये जानकारी देने के लिए बाध्य है। क्लियर एकदम? अब हम बात करें 78(2) में, ये कंडिका छूट गई थी जो पिछली पीपीटी में ही होना था, पिछली स्लाइड में होना था। 78(2) राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन से संबंधित केंद्र सरकार के निर्णय या किसी भी प्रस्तावित विधेयक से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति मांगे जाने पर प्रधानमंत्री देने के लिए बाध्य है। क्या? राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन से संबंधित केंद्र सरकार के निर्णय या किसी भी प्रस्तावित विधेयक से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर देने के लिए बाध्य है, और किसी भी मंत्री द्वारा बिना राष्ट्रपति से विचार किए निर्णय लिया है तो भी ऐसे निर्णय के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार होते हैं। संवैधानिक पदों की नियुक्ति में परामर्श देना, यह भी प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है। अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के प्रमुख। तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रियों के प्रकार, तो कैबिनेट मंत्री हमने बता दिया किसी विभाग के प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री मतलब एक कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये हमने पढ़ लिया कि ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते हैं, लेकिन इनके पास में एक विभाग का प्रभार होता है। फिर उप मंत्री, क्या है? उप मंत्री। उप उप मंत्री, तो ऐसे मंत्री कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। उप मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। और जो प्रधानमंत्री का जो कार्य पड़ा, हमने विभागों का बंटवारा, तो इसमें कैबिनेट मंत्री भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा वो 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा। तो हमने मंत्रिपरिषद का आकार पढ़ लिया कि 2003 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है किसी भी कंडीशन में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। मंत्रिपरिषद के सदस्य की योग्यता है, तो यही योग्यताएं जो होगी प्रधानमंत्री की होती है, यही योग्यताएं जो होती है लोकसभा सदस्य की होती है कि भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, उम्र 25 वर्ष या उससे कम ना हो, उससे अधिक चल जाएगी, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्यकाल। तो
मंत्रिपरिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन तब तक जब तक प्रधानमंत्री की कृपा हो। बिल्कुल, मंत्रिपरिषद के कार्य अभी हमने डिटेल में पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। नीतियों का निर्धारण करना, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, विधि निर्माण संबंधी कार्य करना, वित्तीय कार्य करना, नियुक्ति संबंधी कार्य, नियुक्ति वाले जो अधिकार है वो सब राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन वो पूरी की पूरी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। इसके अलावा भी विविध विविध कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। पिछले स्लाइड में जो मैंने बताया था तो उसको अच्छे से नोट कर ले, दोनों को मिला के लिखे तो हमारा एकदम सही उत्तर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बाद में उप प्रधानमंत्री। हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, सामूहिक उत्तरदायित्व वगैरह ये देखे। तो हम पहले भारत के प्रधानमंत्री की यदि बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, और इनकी आकस्मिक डेथ के बाद में जो गुलजारी लाल नंदा थे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्य किया। और फिर दूसरे जो है प्रधानमंत्री हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री थी जिनका नारा जय जवान जय किसान, और 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 वही ताशकंद में इनकी डेथ हो गई थी रूस में। तो फिर गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और ये रहे 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। और इनके बाद में प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और इनका कार्यकाल काफी लंबा, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। ये पहला कार्यकाल इनका जो 11 वर्ष का रहा, 1966 से 1977। फिर पहली बार जो है भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मोरारजी देसाई, चूंकि ये भी पहले कांग्रेस में ही थे लेकिन बाद में दूसरी पार्टी का गठन कर इन्होंने सरकार बनाई, जनता दल, मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। फिर चौधरी चरण सिंह, किसान प्रधानमंत्री जिसे कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके बाद में पुनः इंदिरा गांधी, इनका कार्यकाल सबसे कम माना जाता है, लेकिन बाद में देखेंगे हम 13 दिन के प्रधानमंत्री भी अटल बिहारी जी बने हैं। लेकिन व्यक्तिगत कार्यकाल यदि देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह जी का 1980 से 1980 तक। इंदिरा गांधी जी, द्वितीय कार्यकाल इनका 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने 21 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक, 84 से 1989 तक युवा प्रधानमंत्री। और इनके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बने 1989 से 1990, जिन्होंने, इनके बाद में चंद्रशेखर आजाद 1990 से 1991, बहुत कम कार्यकाल इनका। और इनके बाद में पीवी नरसिम्हा राव जी 21 जून 1991 से 1996 तक, राव मनमोहन मॉडल, एलपीजी मॉडल इन्हीं के समय में लाया था, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो 16 मई 1996 से 1 जून 1996, ये 13 दिन वाली सरकार जो थी। फिर एचडी देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, एच डी देवेगौड़ा 1996 से 1997। और इनके बाद में इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल के नाम से, गुजराल फार्मूला इनका,
जून 1996 से अप्रैल 1997, अप्रैल 1997 से मार्च 1998। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरा कार्यकाल इनका, 3 बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, 3 बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999, और इनके बाद में एक पूरा कार्यकाल इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004, 22 मई 2004। फिर इनके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, 26 मई 2014 तक। 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और पुनः जो है गैर कांग्रेसी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और ये प्रधानमंत्री बने हैं 24 मई 2014 से वर्तमान तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इसी प्रकार अब इस स्लाइड में हम उप प्रधानमंत्री जी के बारे में पढ़ेंगे। तो उप प्रधानमंत्री का पद गैर संवैधानिक, संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन इसका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख भी नहीं है। समय पर इस पद की व्यवस्था की गई है और अब तक 7 बार इस पद का उपयोग किया जा चुका है। तो सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उप प्रधानमंत्री थे 1947 से 1950 तक। फिर मोरारजी देसाई 1967 से 1969 तक, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के उप प्रधानमंत्री रहे। जगजीवन राम की बात करें 1979 से 1979, 1979 से 1979 तक, 1979 से 79 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय 1979 से 79 तक। मोरारजी देसाई जी के समय में ये उप प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई जी के समय में ये उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह जी ये उप प्रधानमंत्री रहे और ये भी मोरारजी देसाई जी के समय में रहे। फिर वाई.वी. चौहान जी की बात करें, वाई.वी. चौहान जी, तो ये भी मोरारजी देसाई जी के, ये चौधरी चरण सिंह जी के उप प्रधानमंत्री रहे। देखो, चौधरी चरण सिंह जी जो है मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री थे और वाई.वी. चौहान चौधरी चरण सिंह जी के उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी देवीलाल की बात करें, चौधरी देवीलाल 89 से 90 तक, देवीलाल 89 से 90 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल। और उसके बाद में 90 से 91 तक ये चंद्रशेखर जी के, तो देवीलाल जी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और चंद्रशेखर जी के समय में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और लालकृष्ण आडवाणी जी जो है ये 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के उप प्रधानमंत्री रहे। उप प्रधानमंत्री के पद का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान है, कैबिनेट मंत्री के पद के समान है। उप प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री के पद में अंतर सिर्फ इतना होता है कि उप प्रधानमंत्री का स्थान प्रधानमंत्री के बाद आता है, अर्थात मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री का स्थान दूसरा होता है। तो पहला किसका है भाई? पहला स्थान प्रधानमंत्री, दूसरा उप प्रधानमंत्री का होता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद भी हमें मिलता है। हमने बताया कि गुलजारी लाल नंदा जो है 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या है, भारत की संवैधानिक परंपरा में यह प्रावधान है कि यदि किसी प्रधानमंत्री की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए या और जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है और ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन है? गुलजारी लाल
नंदा, जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो मित्रों, अभी हमने आज जो है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उप प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ा। तो ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सार्थक पहल का हिस्सा बनिए, सार्थक पहल के साथ में जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सार्थक पहल का लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।